एस्पिरेशन ऑफ द फीड्स, एस्पिरेशन का मतलब होता है कि फंस गई है आपकी फीड कहीं, गले से कहते हैं ना, गले में लग गई है, बस लंग्स में चला गया आपका जो मटेरियल था, आपका जो फूड पार्टिकल था बेसिकली, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द एस्पिरेशन ऑफ द फीड्स। और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन जो है आपकी इंटेरियर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, एस्पिरेशन ऑफ द फीड्स। बहुत कॉमन इशू है इसके अंदर, इंटेरियर न्यूट्रिशन के अंदर, दैट मस्ट बी एड्रेस्ड before and after giving the enteric nutrition to the patient. Otherwise patient को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, it may cause the lung related disorder या lung related disease, या it may cause the coma or the death of the patient if the aspiration is very severe. ठीक है ना। रिफ्लक्स और वॉमिटिंग ऑफ द फीड, so obviously फीड वापस आ रही है ना आपकी, पूरे उससे आ रही है, पूरे एसोफेगस से होके वापस आ रही है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि आपकी ट्यूब फीड भी लगी है, दैट अफेक्ट्स। ठीक है, इनकरेक्ट पेशेंट पोजीशनिंग, अच्छा इनकरेक्ट पेशेंट पोजीशनिंग और एजिटेशन, ये मतलब होता है कि पेशेंट को जब आप ट्यूब फीड दे रहे हो या while giving a enteric nutrition to the patient ICU के अंदर है, तो you have to elevate the head of the patient at the degree of 30 or 45 so that आपकी ट्यूब फीड can easily pass, that particular formula can easily pass from the tube. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये चेंज हो रही है तो फिर प्रॉब्लम आ जाए, ट्यूब डिसलॉजमेंट यानी कि ट्यूब की पोजीशनिंग जो है वो चेंज हो गई। मेडिकल, अच्छा मेडिकेशन ट्रांसफर ऐसी होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेडेटिव्स पेशेंट को दे देते हैं इन केस ऑफ इंटेरियर न्यूट्रिशन, तो दैट कॉजेज द ट्यूब ब्लॉकेज तो हो ही जाती है, पेशेंट भी अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट को समझ ही नहीं आती है कि इस टाइम पे अगर हम दे रहे हैं या हम उसको कोई चीज़ करें। या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल में यूजली अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स के अंदर यूजली होता है कि पेशेंट चीज़ भूल जाता है अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर, तो उस टाइम पे पेशेंट को नहीं याद रहता कि मेरे ट्यूब लगी, तो पेशेंट खींच के उसको पैर भी निकालने की कोशिश करता है। देन वी हैव नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है कि जब आपका रेट ऑफ फीडिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो कम हुई है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी कि आपके कॉन्टेंट्स तो निकले ही नहीं अंदर से, पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट इलनेस, उसको कौन सी डिजीज़ है, दैट इज बेसिकली द कॉज। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि आप वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर यानी कि पूरे ट्रैक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लेमेशन हो या आपके स्टमक में ऑलरेडी कोई पेप्टिक अल्सर है, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। देन मेडिकेशंस, मेडिकेशंस क्या होता है, जिस तरह एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी दैट मेडिकेशन ब्लॉक्स द ट्यूब और क्लॉक्स द ट्यूब, सेम तरीके से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे जाते हैं, दैट बेसिकली कॉजेज प्रॉब्लम। ठीक है, फाइबर बहुत ज़्यादा देते हैं, तो फाइबर इटसेल्फ पेशेंट को अफेक्ट करता है, पेशेंट की ट्यूब को भी इफेक्ट करता है। अगर बीच में जमा रह गया, जिस तरीके से कुछ लोग ब्लेंडराइज टाइप के अंदर चिया सीड्स दे देते हैं, तो चिया सीड्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैल एब्जॉर्प्शन का पेशेंट है, मैल एब्जॉर्प्शन यानी कि उसकी बॉडी में चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, मे बी वहाँ पे उसको कोई इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर है इसलिए। हाइपरऑस्मोलर फार्मूला, हाइपरऑस्मोलर फार्मूला का मतलब है कि आप फार्मूला दे रहे हो तो उसमें पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कितनी है, पानी की फिर कम होती जाएगी, जितना आपका जो फार्मूला है वो हाइपरऑस्मोलर वाली साइड के ऊपर जाएगा, तो क्या चीज़ होगी कि आपका जो वाटर कंटेंट है वो बहुत कम हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन रिजल्ट क्या होगा आपके पार्टिकल्स के अंदर कि आपके पार्टिकल ज़्यादा तो थिक हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपके फार्मूलाज के अंदर। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें मैनेज करना है। देन यहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऐसी टॉप लिए कि ये सारा बैक्टीरियल कंटामिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इनएडिक्वेट फ्लूइड, ये वाली बात कि अगर फार्मूला हाइपरऑस्मोलर है, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। चेंज रूटीन, पेशेंट की ना रूटीन चेंज होती है, जब पेशेंट एरन न्यूट्रिशन के ऊपर आता है तो उसकी रूटीन जो है वो चेंज हो रही है, तो जब उसकी रूटीन जो है वो चेंज हो रही है तो एकदम से आप उसको बहुत ज़्यादा इंटेरियर फीड्स या इंटेरियर फार्मूलाज प्रोवाइड नहीं करते। पोस्ट ऑपरेटिव, देखो ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर वी हैव टू गिव इंटेरियर न्यूट्रिशन टू द पेशेंट, तो उसको भी बहुत ध्यान से रखना पड़ता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है बस अगर उसका इंटेरियर वो कर पा ही नहीं पा रहा है, इंटेरियर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, फिर हम उस पर चले जाते हैं फिर इंटेरियर न्यूट्रिशन के ऊपर। पैरालिटिक है, सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी आप मेडिकेशन देते हो। रीफीडिंग सिंड्रोम, रीफीडिंग सिंड्रोम को याद रखो, इंटेरियर न्यूट्रिशन के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम, रीफीडिंग सिंड्रोम रेफर्स टू द प्रोसेस, उसके अंदर ये आता है कि आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट इज ऑलरेडी मैल नरिश्ड। मैल नरिश्ड का मतलब तभी होगा ना जब पेशेंट को मैल नरिश्ड हम उस टाइम पे कह रहे हैं, फिर अब पेशेंट की बॉडी सही तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, वो बिल्कुल ही वीक और बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो उस टाइम पे अगर हम बहुत फोर्सफुली वी इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर फार्मूला, पर्टिकुलर इंटेरियर न्यूट्रिशन फार्मूला इनटू द पेशेंट डाइट,
तो एकदम से पेशेंट की जो बॉडी है वो रिस्क के ऊपर आ जाती है, उसको एरिथमियास यानी कि रेगुलर हार्ट बीट, सीजर्स, ठीक है, उसको जो है वो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर होना शुरू होता है। दैट इज बेसिकली द रीफीडिंग सिंड्रोम, दैट इज अगेन द मोस्ट कॉमन cause or the issue of the enteral nutrition that we must have to address after giving enteral nutrition and especially before giving enteral nutrition to the patient. Then the dehydration. Obviously, पानी कम होगा तो patient की body में there may be the presence of dehydration जिसको we have to manage, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीजें क्या आती हैं जिसमें आपका ये जो बायोकेमिकल प्रोफाइल है ना, इसको भी मस्ट हैव टू एड्रेस। बायोकेमिकल प्रोफाइल पेशेंट की हमें चेक करनी पड़ती है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम डेली बेसिस के ऊपर इवन एक दिन में 1 से 2 दफा भी पेशेंट के टेस्ट करवाते हैं हु इज ऑन एंटेरियल न्यूट्रिशन कि उसकी जो आपके ये सारे बायोकेमिकल प्रोफाइल्स हैं सही हो रहे हैं। बार दफा आपको ये हो जाता है सोडियम आपका ज्यादा है कम हो जाता है, हाइपो या हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपो या हाइपर नेट्रीमिया सोडियम को कहते हैं, ठीक है। फिर ये फॉस्फेट है, फॉस्फेटीमिया, हाइपर और हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेटीमिया, ठीक है। फिर कैल्शियम का भी ज्यादा कम हो जाना, दैट इज कैल्सीमिया। हाइपर और हाइपर ये दोनों ज्यादा कम होता है, ठीक है, कैल्सीमिया, हाइपर और हाइपर कैल्सीमिया। देन वी हैव फॉस्फेट, फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेटीमिया, हाइपर और हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेटीमिया। फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज ना बासफा बहुत हो जाता है पेशेंट के अंदर, हमें पता नहीं चलता कि इंटेरियल फीड ने जो है पेशेंट को इफेक्ट कर दिया। सो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जो हो पेशेंट को ना पहले उसके ब्लड शुगर लेवल्स एंड ऑल सारा कुछ आप चेक कर लो। फिर ट्राइग्लिसराइड्स, टीजी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को भी चेक करना पड़ता है कि हम पेशेंट को जो है वो सही तरीके से चीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या उसका काम उसकी बॉडी के अंदर क्या एलडीएल या एचडीएल सारी चीज़ें इंक्रीज तो नहीं हो रही। देन यूरियन क्रिएटिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूरिया क्रिएटिन, आप पेशेंट को ऐसी डाइट दे रहे हो दैट इज हाई इन प्रोटीन, पेशेंट को कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको इतना ज़्यादा फॉर्मूला दे दिया तो दे मे कॉज द हाई लेवल ऑफ यूरियन क्रिएटिन इन द बॉडी, जिसकी वजह से एक तो पेशेंट की किडनीज डैमेज होते हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि पेशेंट की स्किन पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आना शुरू हो जाता है क्योंकि स्किन के अंदर आपकी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ द किडनी फंक्शनिंग, उसके अंदर आपके टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और खारिश शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा। देन एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी जब आपकी कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी के फंक्शन सारे सही तरीके से नहीं होंगे, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की आपकी न्यूट्रिएंट्स की सारी ये सही नहीं होगी। तो ये आज का लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ चीज़ नहीं समझे कमेंट से पूछने, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सो दैट मुझे ये पता हो कि आप, मैं एंटेरियल न्यूट्रिशन बेसिकली यहाँ पे फ्री में सिखा रही हूँ, उसके सारे कैलकुलेशन प्लान्स हम सारा कुछ सीखेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मैं बना चुकी हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।